इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जाम्बिया पे बात कर रहे हैं। ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में एक देश है। जी। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख और नोट्स, और इनसे ना जाम्बिया की एक मिली जुली सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो वो विक्टोरिया फॉल्स जैसी जबरदस्त कुदरती खूबसूरती सही कहा, और राजनीतिक शांति भी काफी हद तक है वहाँ है, लेकिन दूसरी तरफ वो आर्थिक चुनौतियां भी हैं, काफी गहरी। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए जाम्बिया को समझें, इसका भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, वहाँ का समाज और वो क्या मुश्किलें हैं जिनसे ये देश जूझ रहा है। और ये बात भी है कि ये देश पूरी तरह जमीन से घिरा है, स्थल आवृत, और 8 पड़ोसी हैं इसके। हाँ, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो आइए इस विषय की परतें खोलते हैं। चलिए। तो शुरुआत भूगोल से ही करते हैं। जाम्बिया आखिर नक्शे पर है कहाँ? हाँ, तो जैसा आपने कहा, दक्षिण मध्य अफ्रीका में, और सबसे अहम बात, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, स्थल आवृत। और पड़ोसी, वो लिस्ट तो काफी लंबी थी। जी। 8 देश हैं। अंगोला है, कॉन्गो DRC है, फिर तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना भी। 8 देश, चारों तरफ जमीन से घिरा होना, इसका असर तो जरूर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल पड़ता है, और असर काफी गहरा होता है। सोचिए, अगर आपको कोई सामान बाहर भेजना है या कुछ मंगाना है, हाँ। तो आपको अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके बंदरगाह, उनकी सड़कें, रेल लाइनें। अच्छा, तो इससे तो व्यापार महंगा हो जाता होगा। हाँ, लागत बढ़ जाती है, समय भी ज्यादा लगता है, और पूरी प्रक्रिया थोड़ी, कह सकते हैं कि जटिल हो जाती है। ये जाम्बिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी चुनौती है, हमेशा से। पर भूगोल सिर्फ मुश्किलें ही नहीं देता। जाम्बिया प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध भी है। अच्छा, जैसे? जाम्बेजी नदी है, बहुत विशाल, कई बड़ी झीलें हैं और शानदार झरने भी। हाँ, विक्टोरिया फॉल्स, उसका जिक्र तो था। बिल्कुल, विक्टोरिया फॉल्स, जिसे वो स्थानीय भाषा में मोसी ओआ तुनिया कहते हैं, मतलब? धुआं जो गरजता है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, एक अद्भुत नज़ारा। वाह। और एक और दिलचस्प बात है यहाँ की जमीन के बारे में। जाम्बिया का ज्यादातर हिस्सा पठारी है, मतलब ऊंचाई पर है। तो इसका मतलब मौसम पर असर पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल। भले ये उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है, लेकिन ऊंचाई की वजह से यहाँ का मौसम अक्सर काफी सुहावना रहता है। मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपी गर्मी नहीं होती। अच्छा, ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इतिहास देखें। स्रोत बताते हैं कि ये ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। नॉर्दर्न रोडेशिया कहते थे इसे तब। जी हाँ, नॉर्दर्न रोडेशिया। और फिर 1964 में इसे आज़ादी मिली। और पहले राष्ट्रपति बने केनेथ कोंडा। उनका नाम तो काफी अहम लगता है जाम्बिया के इतिहास में। हाँ, केनेथ कोंडा ने काफी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जाम्बिया के इतिहास की एक खास बात है जो इसे इस इलाके के कई दूसरे देशों से अलग करती है। वो क्या है? वो है सत्ता का हस्तांतरण, मतलब पावर ट्रांसफर। अच्छा। हाँ, आजादी के बाद से ज्यादातर मौकों पर यहाँ सत्ता परिवर्तन शांति से हुआ है। चुनाव हुए, सरकारें बदलीं, और ये सब बिना किसी बड़े झगड़े या हिंसा के हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर उस क्षेत्र में। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो यही लोकतांत्रिक परंपरा और शांतिपूर्ण बदलाव जाम्बिया की आज की राजनीतिक स्थिरता की एक बड़ी वजह है। ये एक तरह की नींव है जिस पर देश खड़ा है। और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, हाकेंडे हिचिलेमा, वो भी हाल के चुनावों के जरिए ही सत्ता में आए हैं, तो वो परंपरा जारी है। तो मतलब राजनीतिक तौर पर जाम्बिया एक स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य है। नियमित और शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं। जी बिल्कुल। उपलब्धि है। हाँ, ये सच है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ये स्थिरता जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल खाती है? मतलब सब कुछ ठीक है? देखिए, राजनीतिक स्थिरता निश्चित रूप से जाम्बिया की एक बड़ी ताकत है। इसे अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में गिना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा है, संस्थाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन स्थिरता का मतलब नहीं कि सब कुछ बढ़िया है। अच्छा। हाँ, इससे एक अहम सवाल ये उठता है कि स्थिरता के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। स्रोत इशारा करते हैं कि भ्रष्टाचार वो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और ये सरकारी कामकाज पर भी असर डालता है, आर्थिक विकास पर भी। और इसके अलावा? इसके साथ ही अमीर और गरीब के बीच की खाई, मतलब आर्थिक असमानता, वो भी काफी ज्यादा है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि राजनीतिक ढांचा भले ही स्थिर हो, लेकिन देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां काफी गहरी हैं। उनसे निपटना बहुत जरूरी है। ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है। राजनीतिक शांति है, पर आर्थिक मुद्दे भी हैं।
चलिए अर्थव्यवस्था पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। स्रोत तो साफ कह रहे थे कि तांबा यानी कॉपर यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जाम्बिया की किस्मत ना काफी हद तक तांबे से जुड़ी हुई है। अच्छा। ये दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादकों में से एक है और देश का ज्यादातर निर्यात मतलब एक्सपोर्ट तांबे पर ही निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तांबे के दाम ऊपर नीचे हुए तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतें अच्छी होती हैं तो जाम्बिया को फायदा होता है और जब कीमतें गिरती हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरह से पूरी इकोनॉमी तांबे के साथ ही चलती है। ये तो काफी रिस्की है, सिर्फ एक चीज पर इतनी निर्भरता। है तो तांबे के अलावा वैसे कोबाल्ट और जिंक जैसे दूसरे खनिज भी निकाले जाते हैं। आजकल बैटरी वगैरह के लिए इनकी मांग भी बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन सिर्फ खनन ही सब कुछ नहीं है, खेती भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मक्का यहाँ की मुख्य खाने की फसल है। ओके। और इसके अलावा तंबाकू, कपास जैसी नकदी फसलें मतलब कैश क्रॉप्स वो भी उगाई जाती हैं। और पर्यटन का क्या, उसका भी जिक्र था? हाँ, पर्यटन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो विक्टोरिया फॉल्स तो है ही। हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा साउथ लुआंगुआ जैसे नेशनल पार्क हैं जहाँ सफारी होती है। ये सब पर्यटकों को खींचते हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि आर्थिक चुनौतियां हैं इतने संसाधन होने के बावजूद। हाँ, यही तो अजीब बात है। इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद जाम्बिया भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कर्ज? जी, विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी खासकर युवाओं में वो एक बड़ी समस्या है। ये एक क्लासिक उदाहरण है जिसे कई बार संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्ज भी कहते हैं। मतलब संसाधन तो हैं लेकिन उनका फायदा आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, और इनकी मुद्रा क्या है? ज़ैम्बियन क्वाचा, ZMW इसका कोड है। ये तांबे पर निर्भरता वाली बात वाकई सोचने वाली है। खैर, अब जरा वहाँ के लोगों और समाज के बारे में बात करते हैं। स्रोतों में मैंने पढ़ा कि जाम्बिया में 70 से ज्यादा अलग-अलग जातीय समूह रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, 70 से ज्यादा। ये जातीय विविधता ज़ैम्बिया की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि संस्कृति बहुत विविध होगी? बिल्कुल। 70 से ज्यादा समूहों का मतलब है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रस्मों रिवाज, संगीत, नृत्य, कलाएं, सब मिलकर एक बहुत ही रंगीन और जीवंत संस्कृति बनाते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, पारंपरिक नृत्य और संगीत के जो समारोह होते हैं उनका यहाँ खास महत्व है। और हाथ से बनी चीजें जैसे लकड़ी की नक्काशी है या टोकरियां हैं वो भी काफी मशहूर हैं। और राजधानी लुसाका, उसका भी जिक्र था? जी, लुसाका देश का सबसे बड़ा शहर है, प्रशासनिक केंद्र भी है, लेकिन कह सकते हैं कि देश की आत्मा तो इन विविध समुदायों में बसती है। और धर्म, लोग क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, पर मुस्लिम आबादी भी है और काफी लोग अपनी पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को भी मानते हैं, उनका भी पालन करते हैं। अच्छा, और इतनी विविधता के साथ क्या वहाँ आपस में तनाव रहता है? नहीं, यही तो खास बात है। इतनी विविधता होने के बावजूद जाम्बिया में आमतौर पर अलग अलग समुदायों के बीच शांति और सौहार्द का माहौल रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये भी देश की स्थिरता में एक बड़ा योगदान देता है। और भाषा, काम कैसे चलता है? आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है। शिक्षा में, सरकार में, व्यापार में अंग्रेजी ही चलती है। लेकिन आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी अपनी स्थानीय भाषाएं बोलते हैं। उनमें पेम्बा, न्यांजा, टोंगा ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। और आबादी कितनी है लगभग? करीब 2 करोड़ यानी 20 मिलियन के आसपास। तो एक तरफ इतनी सांस्कृतिक समृद्धि, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दूसरी तरफ वो आर्थिक चुनौतियां जिनका हमने पहले जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। चलिए इन चुनौतियों को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। स्रोत मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज पर उंगली उठा रहे थे। हाँ, इन चुनौतियों को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट सकते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी और बेरोजगारी। ये बहुत व्यापक है। खासकर कहाँ? खासकर ग्रामीण इलाकों में और युवाओं के बीच ये समस्या बहुत गंभीर है। और दूसरी बड़ी चुनौती है भारी राष्ट्रीय कर्ज। जाम्बिया पर विदेशी कर्ज मतलब एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा है और इसका एक बड़ा हिस्सा चीन का बताया जाता है। ओह, तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि इस कर्ज को चुकाने में ही सरकार का काफी पैसा चला जाता है। तो फिर विकास के कामों के लिए जैसे स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए कम संसाधन बचते हैं। और देश फिर विदेशी मदद पर निर्भर हो जाता होगा। वहाँ विदेशी मदद और निवेश पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चुनौती है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बुनियादी सेवाएं हैं उनकी कमी या उनकी गुणवत्ता में कमी। मतलब
मतलब स्कूल और अस्पताल शायद हों, लेकिन उनमें अक्सर पर्याप्त संसाधन नहीं होते। डॉक्टर, शिक्षक, दवाएं, इनकी कमी रहती है। तो इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता होगा। बिल्कुल, लोगों के जीवन स्तर पर और देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी। और चौथी चुनौती है विकास का असंतुलन। मतलब राजधानी लुसाका और जो कॉपर बेल्ट वाला इलाका है, हाँ। वो कुछ शहरी इलाके तो विकसित हुए हैं, हाँ। लेकिन ज्यादातर ग्रामीण इलाके काफी पिछड़े हुए हैं। वहां सड़कें, बिजली, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी बहुत कमी है। समझ गए। तो ये सारी चुनौतियां मिलकर जाम्बिया के भविष्य के लिए एक बड़ी बाधा खड़ी करती हैं, भले ही उसके पास स्थिरता और प्राकृतिक संसाधन जैसी ताकतें क्यों ना हों। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले हमने भूगोल देखा, इतिहास समझा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज पर बात की, चुनौतियों को भी गिना। ऐसा लग रहा है जाम्बिया वाकई विरोधाभासों से भरा देश है। हाँ, बिल्कुल है। प्राकृतिक दौलत है, खासकर तांबा, और विक्टोरिया फॉल्स जैसी विश्व प्रसिद्ध खूबसूरती भी। जी। राजनीतिक माहौल भी, जैसा आपने बताया, पड़ोसियों के मुकाबले काफी शांत और स्थिर है। सही है। लेकिन इसी के साथ गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का भारी बोझ और गहरी सामाजिक असमानता, ये गंभीर समस्याएं भी मौजूद हैं। जी। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जाम्बिया की कहानी इन्हीं विरोधाभासों से बुनी हुई है। अगर हम इसकी मुख्य पहचान को संक्षेप में बताएं, तो ये एक ऐसा देश है जिसके पास खनिज संपदा है, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, और जो अपनी राजनीतिक स्थिरता और शांति के लिए जाना जाता है। ये इसकी बुनियाद है, इसकी ताकत है। ठीक है। लेकिन इस बुनियाद पर एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे जरूरी है आर्थिक सुधार। जैसे तांबे पर जो इतनी ज्यादा निर्भरता है, उसे कम करना होगा। अर्थव्यवस्था में विविधता लानी होगी। मतलब दूसरे सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। हाँ, जैसे खेती को और आधुनिक बनाना होगा, पर्यटन को और बढ़ावा देना होगा, और शायद छोटे और मध्यम उद्योगों को सहारा देना होगा। और सामाजिक मोर्चे पर भी बहुत काम करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, गरीबी और असमानता को कम करना, और ये पक्का करना कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ शहरों या कुछ लोगों तक ही न सीमित रहे, बल्कि सब तक पहुंचे। हाँ, दूर दराज के गांवों और आम लोगों तक भी पहुंचे। तो अगर हम इसे एक लाइन में कहें, तो राजनीतिक स्थिरता एक मंच जरूर देती है, लेकिन असली परीक्षा आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में है। आर्थिक विविधीकरण और सामाजिक न्याय, यही जाम्बिया को सही मायने में तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। वाकई जाम्बिया की ये तस्वीर काफी जटिल है और सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ विक्टोरिया फॉल्स या तांबे की खदानों वाला देश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उम्मीदों और चुनौतियों के बीच संतुलन साधता हुआ एक राष्ट्र है। हमारी आज की ये चर्चा इन स्रोतों के आधार पर काफी रोशन करने वाली रही। और जाते जाते एक विचार में छोड़ जाता हूँ। ये सीधे तौर पर शायद स्रोतों में ना हो, लेकिन उनसे उभरता जरूर है। बताइए। हमने बात की कि जाम्बिया तांबे पर कितना निर्भर है। अब देखिए, दुनिया भर में आजकल ग्रीन एनर्जी पर जोर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक कारें, सौर पैनल, हाँ, बढ़ तो रहा है। और इन सब तकनीकों में तांबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो एक तरफ जाम्बिया के पास वो चीज है जिसकी दुनिया को आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सवाल यह है कि जाम्बिया इस बढ़ती मांग का फायदा कैसे उठाएगा। ये तो बड़ा सवाल है। क्या वो इस मौके को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कर्ज चुकाने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर वो सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश बनकर रह जाएगा और वो जो संसाधन अभिशाप वाली बात है उसी के जाल में और उलझ जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जाम्बिया के नीति निर्माताओं को, वहां के लोगों को विचार करना होगा। सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भविष्य की राह शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी हो। खैर, इन स्रोतों पर आधारित हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जी।